दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ना एक दौर ऐसा भी था जो आया और तूफान की तरह चला गया, पर उसने पूरे साम्राज्य को आप कह सकते हैं जड़ से हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की, एक ऐसे दौर की जो भले ही छोटा था पर जिसका असर बहुत बहुत गहरा था। सिर्फ 30 साल। जरा सोचिए इस बारे में। मतलब एक पीढ़ी भी पूरी नहीं होती इतने वक्त में, और इतने कम समय में एक पूरी सल्तनत का नक्शा ही बदल गया। 1290 से 1320 के बीच खिलजी वंश ने यही कर दिखाया था। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है दो सुल्तान, दोनों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। अब जब हम सुल्तान की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक नौजवान खूंखार योद्धा की, है ना। पर जलालुद्दीन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, 70 साल का एक बुजुर्ग जिसने अपनी हुकूमत की शुरुआत तलवार से नहीं बल्कि रहमदिली से की। अब उनकी इस रहमदिली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, सुल्तान बलबन के दौर में। बलबन का राज मतलब सख्ती का राज था, छोटी सी गलती और सजा सीधे मौत। और वहीं दूसरी तरफ जलालुद्दीन, वो तो बागियों तक को माफ कर रहा था। उसने पुराने अमीरों को भी नहीं हटाया, उन्हें उनके पदों पर बने रहने दिया। साफ साफ संदेश था कि हुकूमत डर से नहीं, भरोसे से चलेगी। और पता है, यही उनकी सबसे, हम कह सकते हैं सबसे क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने एक बात समझ ली थी कि भारत, जहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू है, वहाँ आप एक कट्टर इस्लामी राज्य नहीं चला सकते, नामुमकिन है। सरकार चलनी चाहिए तो लोगों की मर्जी से, उनके समर्थन से। आप सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी अलग बात थी। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना। रहम और शांति का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे शख्स की जिसकी रगों में खून नहीं, महत्वाकांक्षा दौड़ती थी। और वो था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का अपना भतीजा और दामाद भी। और अलाउद्दीन वो इंतजार करने वालों में से नहीं था। देखिए कैसे सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1292 में भीलसा जीता तो इनाम में मिली अवध की गवर्नरशिप, पर उसकी आंखें वो तो दिल्ली पर गड़ी थीं। फिर 1294 में उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुल्तान से पूछे बिना उसने दक्षिण भारत में देवगिरी पर चढ़ाई कर दी और वहां से लूटी बेहिसाब दौलत। और फिर 1296 में उसी दौलत और ताकत के जोर पर उसने अपने ही चाचा, अपने सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल करवा दिया और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। तो ठीक है, तख्त तो अलाउद्दीन को मिल गया, लेकिन सल्तनत वो विद्रोह की आग में सुलग रही थी। एक के बाद एक बगावतें हो रही थी। अब इन हालातों ने अलाउद्दीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ विद्रोहियों को कुचला नहीं, बल्कि उसने इस बीमारी की, इस मर्ज की जड़ तक जाने का फैसला किया। तो उसने एक तरह से डायग्नोसिस किया कि ये बगावतें हो क्यों रही हैं, और उसे 4 बड़ी वजह समझ में आई। पहली, सुल्तान तक खबर ही नहीं पहुंचती, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बेकार है। दूसरी, ये जो अमीर लोग हैं ये शराब की महफिलों में बैठकर साजिशें करते हैं। तीसरी, ये अमीर आपस में शादी ब्याह करके इतने मजबूत हो गए हैं कि सुल्तान को ही चुनौती देने लगे हैं। और चौथी वजह, कुछ लोगों के पास बेहिसाब दौलत जमा हो गई है। तो बस इन 4 मर्ज का इलाज उसने 4 सख्त फरमानों से किया। अच्छा, अलाउद्दीन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी बहुत बड़ी सेना। पर इतनी बड़ी सेना को सैलरी देना मतलब खजाना खाली। तो उसने कमाल का एकदम अनोखा तरीका निकाला। उसने कहा, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, हम चीजों के दाम ही कम कर देंगे, फिक्स कर देंगे। दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनवाए, अनाज का अलग, कपड़ों का अलग, घोड़े और गुलामों का अलग। हर बाजार पर एक सख्त ऑफिसर बिठाया जिसे शहनाई मंडी कहते थे, और इन सब पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क। और अगर किसी दुकानदार ने कम तौलने की या ज्यादा दाम लेने की जरूरत की तो सजा इतनी खौफनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के बाजारों तक ही नहीं था, नहीं, वो गांवों तक पहुंच गया। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बाकायदा जमीन को नपवाया और फिर उस हिसाब से लगान तय किया। अब तक होता ये था कि जो गांव के खुद मुख्तार जमींदार थे वो अपना टैक्स का बोझ गरीब किसानों पर डाल देते थे। अलाउद्दीन ने इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब उन ताकतवर जमींदारों को भी टैक्स देना पड़ता था। मकसद एकदम क्लियर था, बिचौलियों को हटाओ और पैसा सीधा खजाने में लाओ। तो अब जरा देखिए,
अलाउद्दीन के पास क्या-क्या था। एक जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क, अमीर जो अब पूरी तरह काबू में थे, आम लोगों के लिए सस्ता राशन और एक बहुत बड़ी लॉयल आर्मी। इस जबरदस्त ताकत के साथ उसने शुरू किया एक ऐसा अभियान जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल डाला। सबसे पहला निशाना अमीर गुजरात, जो अपनी दौलत और अपने बंदरगाहों के लिए जाना जाता था। साल था 1299 और सल्तनत की फौज ने गुजरात को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और इसी गुजरात की जीत से सल्तनत को मिला एक ऐसा कोहिनूर जिसकी चमक ने आगे चलकर पूरे दक्षिण भारत को रोशन या कहें कि अंधा कर दिया। नाम था मलिक काफूर। गुजरात से एक गुलाम के तौर पर लाया गया था, पर अपनी काबिलियत के दम पर वो अलाउद्दीन का सबसे खास, सबसे भरोसेमंद जनरल बन गया। गुजरात के बाद अब बारी थी उन किलों की जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था। राजस्थान के मजबूत किले, 1301 में रणथंभौर और फिर 1303 में चित्तौड़। इन दोनों को जीतकर अलाउद्दीन ने पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया। पर अलाउद्दीन की भूख यहीं शांत नहीं हुई। अब उसने मलिक काफूर को भेजा दक्षिण की तरफ। मलिक काफूर की फौजें विंध्याचल के पहाड़ों को पार करके दक्कन पहुंची और फिर देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, एक के बाद एक दक्षिण के सबसे अमीर राज्य दिल्ली सल्तनत के आगे झुकते चले गए। तो वापस आते हैं उसी बात पर, सिर्फ 30 साल। लेकिन इन 30 सालों में खिलजी वंश ने और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन ने सल्तनत को एक ऐसी शक्ल दी जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। और उसकी ताकत सिर्फ लड़ाइयों में नहीं दिखती, उसकी छाप दिल्ली शहर पर भी है। उसने अपनी एक नई राजधानी बसाई, सिरी। कुतुब मीनार के पास जो खूबसूरत अलाई दरवाज़ा है ना, वो उसी ने बनवाया था। हौज खास का बड़ा सा तालाब, वो भी उसी की देन है। अरे उसने तो कुतुब मीनार से भी डबल ऊंची मीनार बनाने का काम शुरू करवा दिया था, हालांकि वो पूरा नहीं हो सका। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उसके ऊंचे इरादों का सबूत है। और अगर हमसे कोई पूछे कि खिलजी दौर की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो वो यही थी। अर्थव्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, हर चीज पर सुल्तान का डायरेक्ट और सख्त कंट्रोल। दिल्ली सल्तनत में उनसे पहले किसी ने भी सत्ता को इतने मजबूती से अपने हाथ में नहीं रखा था। तो सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी को हम कैसे याद रखें? एक दूरदर्शी शासक के तौर पर जिसने एक बिखरी हुई सल्तनत को जोड़ा, एक मजबूत साम्राज्य बनाया और भारत को मंगोलों के खतरनाक हमलों से बचाया? या फिर एक क्रूर, जालिम तानाशाह के तौर पर जिसने तख्त के लिए अपने ही खून को बहा दिया और अपनी मर्जी को ही कानून बना दिया? सच तो ये है कि इतिहास की किताबों में वो दोनों ही हैं और शायद यही उसकी असली और सबसे जटिल पहचान है।